सुबह की रोज की तरह अनुपमा रसोई में खड़ी थी। एक तरफ दाल उबल रही थी और दूसरी तरफ वह तवे पर रोटियां सेक रही थी और दिमाग में दिन भर के कामों की सूची घूम रही थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और देवरानी काव्या झुंझलाते हुए बाहर निकली। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने रसोई में आते ही कड़क आवाज में कहा, भाभी, आपने अभी तक मुझे चाय क्यों नहीं दी? मैं कब से कमरे में बैठी इंतजार कर रही हूँ। सिर में तेज दर्द हो रहा है और आपको जरा भी फिक्र नहीं। आपको पता है ना कि मेरे कमरे में चाय चाहिए होती है। अनुपमा कुछ कह पाती उससे पहले ही सास शोभा देवी बीच में बोल पड़ी। अरे बड़ी बहू, तुझे पता है ना कि छोटी बहू को टाइम पर चाय चाहिए होती है। फिर भी तू चाय लेकर नहीं गई। घर के काम से ज्यादा जरूरी क्या हो गया है तुझे? हमेशा की तरह सास ने छोटी बहू का पक्ष लिया। अनुपमा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, काम बहुत ज्यादा था, बस अभी फुर्सत नहीं मिली। इतना सुनते ही काव्या ने आंखें तरेते हुए कहा, भाभी, मुझे चाय देने के लिए आपको फुर्सत चाहिए होती है क्या? क्या यह आपका काम नहीं है, या फिर मुझे खुद यहाँ आकर चाय की भीख मांगनी पड़ेगी? यह सुनकर अनुपमा का दिल धक से रह गया। उसने संयम रखते हुए कहा, काव्या, चाय बन रही है, तुम बैठ जाओ, अभी दे देती हूँ। काव्या बड़बड़ाती हुई सोबत देवी के पास जाकर बैठ गई। देखा मम्मी जी, पहले भी यही करती थी। नियत ही नहीं है मेरी तरफ इनकी, बस बहाने चाहिए इन्हें। उसकी हर बात चाकू की तरह अनुपमा के कानों में चुभ रही थी। रसोई में खड़ी अनुपमा के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने आंसू पी लिए। यह सब उसके साथ तब से हो रहा था जब से इस घर में छोटी बहू आई थी। शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और काव्या ने आते ही साफ कह दिया था कि उसे घर का कोई काम नहीं आता, इसलिए उससे कोई उम्मीद न रखी जाए। और उसे सुबह सुबह कमरे में चाय चाहिए होती है, तभी वह बिस्तर से नीचे पैर रखती है। शोभा देवी ने भी बिना झिझक उसका पक्ष लिया था। छोटी बहू है, नई नई आई है, आराम चाहिए उसे, कहकर सारा बोझ बड़ी बहू पर डाल दिया गया। रसोई में काम करते हुए अनुपमा ख्यालों में डूब गई। उसे देवर की शादी से पहले का समय याद आने लगा, जब वह खुद इस घर में नई नई आई थी, और तभी से उसे शोभा देवी का दोनों बेटों में फर्क करना खटकने लगा था। अनुपमा ने बिना किसी शिकायत के घर संभाल लिया था। एक दिन वह रोटियां पर घी लगा रही थी कि शोभा देवी आकर खड़ी हो गई। महीनों का अंत हो रहा था और घी भी खत्म होने वाला था। उन्होंने कहा, अब से घी सिर्फ अमित की रोटी पर लगेगा, सबकी रोटी पर घी लगाने की जरूरत नहीं है बहू। यह सुनकर अनुपमा चौंक गई। उसने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, जितना है सबको मिलना चाहिए, घर में तो सब बराबर हैं। शोभा देवी की आंखों में गुस्सा तैर गया। वह तीखे स्वर में बोली, मुझे ज्यादा मत सिखा। तुझे पता भी है तेरे देवर की तनख्वाह कितनी है? तेरे पति सुमित की आधी तनख्वाह भी नहीं है। घर का खर्च मेरा बेटा, छोटा बेटा ही चला रहा है। अगर बड़े की तनख्वाह पर रहते तो ये घी भी नसीब नहीं होता। मेरा छोटा बेटा मेहनत करता है, उसे रोज घी मिलना चाहिए। जो कम कमाता है वह कम ही खाएगा। उस दिन अनुपमा ने पहली बार महसूस किया था कि इस घर में बराबरी सिर्फ शब्दों में है। धीरे धीरे यह फर्क रोजमर्रा की आदत बन गया। छोटे बेटे के लिए चाय अलग बनती, जिसमें सिर्फ दूध होता, जबकि बाकियों के लिए पानी ज्यादा होता। फल आते तो नाश्ते में सिर्फ अमित को दिए जाते। अनुपमा सब देखती समझती, लेकिन चुप रहती। उसका दिल भारी हो जाता, पर वह सोचती थी कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देवर की शादी के बाद वही फर्क अब बहुओं के बीच भी उतर आया था। काव्या को हर सुविधा, हर छूट, और अनुपमा को सिर्फ आदेश मिलते। शोभा देवी का हर वाक्य जैसे उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए होता। एक दिन हिम्मत करके अनुपमा ने कह दिया, मम्मी जी, आप काव्या से भी घर का काम करवाइए। तो सास अकड़ कर बोली, बड़ी बहू होकर जिम्मेदारी निभा और छोटी बहू को परेशान मत कर। चाय का कप ट्रे में रखते हुए अनुपमा ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस घर की दीवारों में दबा हुआ भेदभाव अब खुलकर सामने आ चुका था, और आने वाले दिनों में यह और गहरा होने वाला था। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर वही थकान थी। उसने रात का बचा आटा गूंद रखा था, सब्जियां काट दी थी और झाड़ू पोछा भी कर चुकी थी। तभी उसने देखा कि काव्या सजी धजी आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। हाथ में मोबाइल था और होठों पर हल्की मुस्कान। अनुपमा ने सहज ही पूछ लिया, कहाँ जा रही हो काव्या? आज सब्जी लोगी क्या?
काव्या ने बिना देखे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, मॉल जाना है। घर में घुटन होती है दिन भर, और यह सब काम आपका है, मेरा नहीं। फिर पलटकर बोली, वैसे भी भाभी, आपको तो आदत है काम करने की। अनुपमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कम से कम दोपहर तक रुक जाती, खाना खा लेती। काव्या ने बात काट दी, मैं दोपहर तक आ जाऊंगी, मेरे हिस्से का खाना रख देना, और फ्रेश होना चाहिए। यह कहकर वह बाहर निकल गई। पूरा दिन अनुपमा पर पहाड़ की तरह टूट पड़ा था। उसने सबके लिए खाना बनाया, शोभा देवी की दवाइयों का ध्यान रखा, और घंटी की आवाज पर उम्मीद करती रही कि शायद काव्या लौट आई हो। लेकिन दोपहर ढल गई, शाम हो गई, कोई अता पता नहीं। आखिरकार उसने काव्या के हिस्से का खाना अलग रख दिया। रात को काव्या हंसती बतियाती घर आई, हाथों में शॉपिंग बैग थे। तभी शोभा देवी रसोई में आई और बर्तनों में झांकते हुए बोली, इतना खाना क्यों बना दिया? फिजूल खर्ची सीख गई है क्या? अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, काव्या शॉपिंग पर गई थी, यह उसका खाना है। बाहर बैठी काव्या ने सुन लिया और तेज आवाज में बोली, भाभी, क्या मैं बासी खाना खाऊं? मैंने मायके में कभी बासी खाना नहीं खाया। अनुपमा का दिल मरोड़ दिया गया। उसने चुपचाप खाना एक तरफ रख दिया। तभी शोभा देवी भड़क उठी, अगर छोटी नहीं खा सकती तो तू खा ले, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं। इन शब्दों ने अनुपमा के भीतर कुछ तोड़ दिया। देर रात सब ताजा खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अनुपमा वहीं दिन का खाना लेकर बैठ गई। तभी पति सुमित ने उसकी थाली देखी। उसने पूछा, यह क्या खा रही हो? अनुपमा ने कहा, दिन का खाना है। सुमित का चेहरा उतर गया। उसने पूछा, सबने ताजा खाया और तुम यह क्यों? तब अनुपमा का बांध टूट गया। उसने सब बता दिया। सुमित की आंखें भीग गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी कब से यह सब सह रही है। उस रात अनुपमा चुपचाप रसोई में बर्तन धोती रही। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में नींद साफ झलक रही थी। तभी सुमित ने उसे देखा तो तड़प उठा। उसने अनुपमा से कहा, काव्या से काम क्यों नहीं करवाती? सब अपने कमरों में आराम कर रहे हैं और तुम यहाँ ढेर सारे बर्तन धो रही हो। अनुपमा ने सख्त लहजे में कहा, यह तो मुझे रोज करना पड़ता है, क्योंकि आपके भाई की पत्नी अमीर घर की है। उसने कभी काम किया ही नहीं। यह सारा काम मेरे हिस्से है, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। यह बात सुमित के मन को जैसे चीर कर रख गई। वह बिना कुछ कहे सीधा अपनी माँ शोभा देवी के पास गया और कठोर आवाज में बोला, माँ, आप दोनों बहुओं में फर्क क्यों करती हो? मेरी पत्नी बर्तन धो रही है और आपकी छोटी बहू कमरे में आराम कर रही है। शोभा देवी ने बेपरवाही से कहा, तू भी अपने छोटे भाई जितनी तनख्वाह रखा कर, तो तेरी पत्नी को भी आराम मिलेगा। उसका पति ज्यादा कमाता है, तो वह आराम क्यों ना करे? यह सुनकर सुमित दंग रह गया। उसकी आवाज कांपने लगी। आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने घर के लिए कुछ किया ही नहीं। आज मेरी तनख्वाह कम है, क्योंकि मैं अमित की तरह पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन आज जो वो है वह मेरे ही कारण है। पिताजी के जाने के बाद मैंने ही उसकी पढ़ाई का कर्ज उठाया था। शोभा देवी ने ठंडे अंदाज में कहा, जो भी हो, जिसकी तनख्वाह ज्यादा होती है उसका पलड़ा भारी होता है। यह बात सुमित के दिल में बुरी तरह चुभ गई। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने उसके सारे त्याग को एक ही वाक्य में नकार दिया हो। दिन बीतते चले गए, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में सुबह और रात के बीच कोई फर्क नहीं रह गया था। ताने, अपमान और चुप्पी उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। काव्या की चालाकियां अब खुलकर सामने आने लगी थी। वह कभी मायके का नाम लेकर, कभी शॉपिंग का बहाना बनाकर, तो कभी सिरदर्द का रोना रोकर काम से बच जाती और सारा बोझ अनुपमा पर डाल दिया जाता। काव्या को यह जताने में कोई संकोच नहीं रहा था कि उसके पति अमित की तनख्वाह ज्यादा है, और इसी वजह से वह इस घर में ऊंचे पायदान पर है। एक दिन अनुपमा ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, घर का राशन खत्म हो रहा है, आटा दाल चावल सब कम हो गए हैं। यह सुनते ही शोभा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, पहले तनख्वाह दो फिर राशन आएगा। एक महीने का राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तभी काव्या ने ताना मारा, भाभी, आप राशन का क्या करती हो जो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? उसकी आंखों में सवाल नहीं, इल्जाम था। शोभा देवी ने कहा, तू तो ऐसे हाथ फैलाती है जैसे तेरा पति ही सारा खर्च उठा रहा है। तभी काव्या ने ठंडे दिमाग से कहा, मम्मी जी, मैंने सोच लिया है कि अब हम पूरी तनख्वाह नहीं देंगे, हमारे भी खर्चे हैं। यह सुनते ही शोभा देवी ने अनुपमा की ओर घूर कर देखा और बोली, देखा, अब छोटी बहू भी कैसे बोलने लगी है। यह सब तेरे कारण हो रहा है। काव्या ने घमंड से कहा, हम सबका खर्च क्यों उठाए? यह दोनों कम तनख्वाह में भी मौज करते हैं,
अब अनुपमा चुप नहीं रह सकी। उसने कहा, मम्मी जी, अगर देवर जी सारी तनख्वाह घर में दे देते हैं तो यह शॉपिंग कहाँ से होती है? यह सुनते ही काव्या चीख पड़ी, आपको बोलने का हक किसने दिया? तभी सुमित घर में आया। माहौल समझते ही वह अनुपमा को कमरे में ले गया और बोला, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा अपमान नहीं सह सकता। शाम को अनुपमा की तबीयत बिगड़ गई। रात को अमित ने आकर चिल्लाया, भाभी, खाना क्यों नहीं बना? सुमित ने गुस्से में कहा, उसकी तबीयत खराब है। तभी काव्या बोली, हम इतना खर्च करते हैं तो क्या 2 रोटी आराम से नहीं खा सकते? यह सुनते ही अनुपमा फट पड़ी, तनख्वाह कम है मगर मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। शोभा देवी ने चिल्लाया, बड़ी बहू, यह बदतमीजी है। तभी सुमित का सब्र टूट गया। उसने कहा, बस माँ, अब बहुत हो गया। सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं। उसने साफ कहा, मुझे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है। काव्या और अमित सन रह गए। अगली सुबह अनुपमा और सुमित घर छोड़कर निकल गए। तब पीछे देवी रोती रह गई और उस घर में पहली बार खामोशी सच बोल रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।